अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं ख़बरों की तफ़सीलात की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने दाखिलों और सरकारी मुलाजमतों में माशी तौर पर कमज़ोर तबके को 10% रिजर्वेशन फराहम करने के लिए आइनी तरमीम के जवाज़ को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों पर फ़ैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला सुनाते हुए EWS रिजर्वेशन को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट में उसे मोदी हुकूमत की बड़ी जीत करार दिया जा रहा है। दरअसल मरकज़ी हुकूमत ने आइन में तरमीम करके आम ज़ुमरे के माशी तौर पर कमज़ोर तबक़ात के लिए 10% रिजर्वेशन फराहम किया था। रिजर्वेशन फराहम करने वाली आइनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। 5 जजों की बेंच में 3 जजों ने EWS रिजर्वेशन के हक़ में फ़ैसला दिया है, जबकि जस्टिस रविंद्र भट्ट और CJI UU ललित ने EWS रिजर्वेशन पर अपने इख्तिलाफ़ का इजहार किया। 27 सितंबर को इस कानूनी सवाल पर अपना फ़ैसला अदालत ने महफूज कर लिया था कि क्या EWS रिजर्वेशन ने आइन के बुनियादी ढांचे की खिलाफ वर्जी की है या नहीं। माहिर तालीम मोहन गोपाल ने 13 सितंबर को बेंच के सामने इस मामले पर बहस की थी और EWS कोटा तरमीम की मुखालफत की थी और उसे रिजर्वेशन के तस्वुर को पिछले दरवाजे से तबाह करने की कोशिश करार दिया था। यति नरसिंहानंद, जो कि मुसलमानों के खिलाफ ज़हर अफशानी के लिए हमेशा से सुर्खियों में रहता है, अब उसने एक और मुतनाज़ बयान दिया है। उसने एक तकरीब के दौरान कहा कि पृथ्वीराज चौहान ने किसी भी हिंदू को ज़िंदा नहीं छोड़ा, राजाओं की लड़कियां उठाई, यहाँ तक कि भाई की बेटी को भी नहीं छोड़ा। और यहाँ भी उसने हिंदू मुसलमानों के दरमियान जो है इस बयान को, इस वाक़े का जिक्र करते हुए भी उसने नफ़रतों का जहर घोलते हुए उसने कहा कि उसने हिंदुओं को मार दिया लेकिन मुसलमानों को छोड़ दिया। मोदी जी कर रहे हैं ना, अपने समय में यही पृथ्वीराज चौहान ने किया था। बिल्कुल, किसी भी हिंदू को जीवित नहीं छोड़ा था और किसी भी राजा की लड़की नहीं छोड़ी थी। सबकी लड़की उठा रहा था, सबकी लड़की, यहां तक कि भाई की बेटी उठा ली। स्वामी जी राजपूतों के जितने बड़े योद्धा थे सबको मार दिया और मुसलमान को मारा नहीं, जो इतना बड़ा आतंकवादी, इतना बड़ा गिरोह मुझे बार बार छोड़ता रहा महान बनने के लिए। यही आज के हुक्मरान कर, यही गांधी ने किया, स्वामी जी ये गांधी ने किया, ये आज मोदी जी कर रहे हैं। और हम केवल और केवल इनकी वाह वाह, अरे कितना बहादुर पृथ्वीराज चौहान, कितने सत्यवादी महात्मा गांधी और कितना बड़ा हमारा मोदी। वैसे आपने सुना कि उसने क्या कुछ कहा वज़ीर-ए-आज़म मोदी के ताल्लुक से, महात्मा गांधी के ताल्लुक से और पृथ्वीराज चौहान के ताल्लुक से। सवाल यह है कि हर बात में वज़ीर-ए-आज़म मोदी का दिफा करने वाले आखिर कहाँ हैं? नहीं बीजेपी के किसी वजीर का कोई ट्वीट इसके खिलाफ आ रहा है और नहीं बीजेपी का IT सेल इस सिलसिले में कुछ कह रहा है। यहाँ तक कि भक्तों की टोली भी इस पर खामोश नज़र आ रही है। वैसे ये बात हर कोई जानता है कि किसी CM के खिलाफ कोई सोशल मीडिया पोस्ट अगर कोई कर दिया जाता है तो फिर किस तरीके से उसे कार्रवाई कर फौरी तौर पर जेल भेज दिया जाता है। लेकिन ये लोग किस तरीके से मुसलसल कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, अदालत की हिदायत का मजाक उड़ाकर नफरत अंगेज़ बयानबाजियों में मसरूफ़ हैं। उसके बावजूद इस तरह के लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ऐसे लोगों को आखिर किसका तहफ़्फ़ुज़ है, ये सोचने वाली बात है। वैसे मुल्क में कावड़ियों पर फूल बरसाए जाते हैं, उनके इस्तकबाल के लिए पूरी रियासत की पुलिस खड़ी कर दी जाती है। मॉल में दिवाली मनाई जा सकती है, मस्जिद के बाहर DJ बजाकर मुस्लिम मुखालिफ गाने बजाए जा सकते हैं, लेकिन मुसलमान अगर मस्जिद के बाहर नमाज अदा करे तो फिर उन पर दर्ज हो जाता है केस। जी हाँ, यही है न्यू इंडिया की तस्वीर। गाज़ियाबाद में एक और मामला सामने आया है, जहां मस्जिद के सामने वाली सड़क पर नमाज़ पढ़ने के मामले में पुलिस ने 25 से 30 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वहीं इस सिलसिले में हिंदुत्व तंजीमों ने नमाज की अदायगी पर एतराज़ करते हुए पुलिस से उसकी शिकायत की। वहीं पहले तो हिंदुत्व तंजीमों ने नमाज का वीडियो बनाया और उसे वायरल कर दिया और वीडियो वायरल होने के बाद गाज़ियाबाद पुलिस ने इस मामले में 25 से 30 अफराद के खिलाफ, नामालूम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है और दफ़ा 188 के तहत मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज किया है। वाज़ेह कि मज़कूरा मामला जो है वो गाज़ियाबाद के खोड़ा इलाके के दीपक विहार का है, जहां कई लोग मस्जिद की सामने वाली सड़क पर नमाज अदा कर रहे थे। शिकायत कुनिंदा का कहना है कि मस्जिद को पहले मदरसे के तौर पर शुरू किया गया था, लेकिन बाद में उसे मस्जिद बना दिया गया। और वहीं साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मस्जिद में काफ़ी जगह मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद हिंदू अक्सरियती इलाकों में नमाज अदा की जा रही है, जिसके बाद अब नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस एहलकारों का ख़वातीन को लाठियों से पीटने और उनके साथ बदसलूकी करने का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस पर ज़्यादती का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, तहम पुलिस ने उन इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए कहा कि ख़वातीन की जानिब से उन पर और उनकी गाड़ियों पर पथराव किया गया, उसके बाद उन्हें हल्की सी ताकत का इस्तेमाल
کرنا پڑا ہے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والا یہ ویڈیو امبیڈکر نگر ضلع کے جلال پور کا بتایا جا رہا ہے۔ خواتین اور دیگر افراد متنازع مقام پر نصب بیار امبیڈکر کے مجسمے کو توڑنے کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ اس کے سبب وہاں کشیدگی بڑھ گئی اور جب اس کی اطلاع پولیس کو ملی تو پولیس موقع پر پہنچی، جبکہ پولیس کا کہنا ہے کہ جب وہ وہاں پہنچے تو احتجاج کرنے والی خواتین نے ان پر پتھراؤ کر دیا، جس کے بعد انہیں لاٹھی چارج کرنا پڑا۔ حالانکہ اب یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے اور یو پی پولیس پر الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے خواتین کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے۔ تو ناظرین، اب بڑھتے ہیں عالمی خبروں کی طرف۔ امریکہ میں وسط مدتی انتخابات کا کل سے آغاز ہو رہا ہے، جس میں ایوان نمائندگان کی تمام 435 نشستوں اور سینٹ کی 100 میں سے 35 نشستوں پر مقابلہ ہوگا۔ یہ وسط مدتی انتخابات صدر کی 4 سالہ مدت کے 2 برس مکمل ہونے کے قریب منعقد ہوتے ہیں۔ نتائج اس بات کا تعین کرتے ہیں کہ موجودہ صدر کی اپنے دور اقتدار کے بقیہ 2 برسوں میں مضبوط پوزیشن رہتی ہے یا وہ وائٹ ہاؤس میں موجود ایک کمزور رہنما بن کر رہ جاتے ہیں۔ سینٹ کے انتخابات کو فی الحال ٹاس کی طرح دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ بظاہر ریپبلکن اور ڈیموکریٹک امیدواروں کو عوام میں یکساں سطح کی حمایت حاصل ہے، لیکن حالیہ انتخابات سے معلوم ہوتا ہے کہ ریپبلکن اس ایوان پر دوبارہ کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں، جہاں سے وہ 2018 میں ڈیموکریٹس سے ہار گئے تھے۔ اگر سینٹ میں ڈیموکریٹس کی پوزیشن برقرار رہتی ہے اور ایوان نمائندگان کا کنٹرول ریپبلکن سنبھال لیتے ہیں تو آنے والے 2 برسوں میں قانون سازی کرنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ ایوان نمائندگان سے منظور شدہ کوئی بھی اقدام سینٹ میں بے اثر ہو جائے گا۔ وہیں طالبان قیادت نے طالبان کے بانی سمجھے جانے والے رہنما ملا محمد عمر کی تدفین کا مقام ظاہر کر دیا ہے، جن کی موت اور تدفین کو برسوں تک خفیہ رکھا گیا تھا۔ 2001 میں امریکی قیادت کے حملے کے ذریعے طالبان کو اقتدار سے ہٹائے جانے کے بعد ملا عمر کی صحت اور ان کے ٹھکانے کے بارے میں مختلف افواہیں سرگرم رہی ہیں۔ اپریل 2015 میں طالبان نے اعتراف کیا تھا کہ ملا عمر کی موت 2 سال قبل یعنی کہ 2013 میں ہو چکی تھی۔ وہیں اب طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ تحریک کے سینئر رہنماؤں نے صوبے زابل کے ضلع سوری میں امرزو کے قریب ملا عمر کی قبر پر وہاں جا کر انہوں نے ایک دعائیہ تقریب میں شرکت کی اور اس کی تصویر جو ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ وہیں ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ بہت سے دشمن آس پاس تھے اور ملک پر قبضہ کر لیا گیا تھا، اس لیے مقبرے کو نقصان سے بچانے کے لیے اسے خفیہ رکھا گیا تھا اور صرف ان کے خاندان کے افراد اور قریبی لوگوں کو ہی اس کی جانکاری تھی۔ آپ کو بتا دیں کہ طالبان رہنما ملا محمد عمر لگ بھگ 55 برس کی عمر میں انتقال کر گئے تھے۔ انہوں نے ایک دہائی طویل سوویت قبضے کے بعد 1993 میں شروع ہونے والی عالمی خانہ جنگی سے نمٹنے کے لیے طالبان کی بنیاد رکھی تھی۔ تو ناظرین، یہ خبریں مزید خبروں کے لیے ہمارے ویب سائٹ www.fikrokhabar.com کی طرف آپ رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔